Question 3.5. Read each statement below carefully and state with reason if it is true or false. So हमें ट्रू और फॉल्स बताने पहला क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर. सो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा ही स्केलर होगा. सो स्केलर क्वांटिटी को लिखते कैसे हैं, जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, जैसे ये ए वेक्टर है, इसको कैसे लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय उसकी डायरेक्शन. वो ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है. सो ये लिखने का तरीका होता है किसी भी वेक्टर को. सो अब इसको अगर हम लिखना चाहें, मान लेते हैं ए वेक्टर को हमने लिख लिया 10i कैप. सो आई कैप क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन, और 10 क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड. ये क्या है, ये 10 जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. दूसरे तरीके से भी अगर देखें हम, अगर हम आई और जे दोनों में लिख लें, ए वेक्टर इक्वल्स टू 10i नहीं 4 का लिख लेते हैं, 4i कैप प्लस का 3j कैप. इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस पे 4 चले हम और वाई एक्सिस पे 3 चले, तब हमारा बना जाके ये ए वेक्टर. ठीक है, ये इस तरीके से एक्स एक्सिस पे 4 वाई एक्सिस पे 3, ये हमारा ए वेक्टर हो जाएगा. ये एक्स एक्सिस पे 3 चला है यहाँ तक, वाई एक्सिस पे 4 चला है. ठीक है, ये ए वेक्टर हो जाएगा. आई होप ये बात क्लियर हुई होगी. ए वेक्टर कैसे बन रहा है, एक्स एक्सिस पे 4 चल रहे हैं, वाई एक्सिस पे 3 चल रहे हैं. ठीक है, सो एक्स एक्सिस पे देखिए, एक्स एक्सिस पे 4 यहाँ तक आ गए, वाई एक्सिस पे 3 आ गए, तो ये जो मिला यहाँ पे हमें ये ए वेक्टर मिल गया. अब इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है ए वेक्टर का, सो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, उस अंडर रूट में उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर. सो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 9, अंडर रूट 16 प्लस 9 होता है 25, तो यह आ जाएगा 5. ठीक है, सो ये 5 आ गया इसका मैग्नीट्यूड. ठीक है, सो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है. 5 क्या स्केलर है. आई होप समझ आई होगी बात कि किसी वेक्टर को आई और जे यानी कि दो डायरेक्शन में कैसे लिखा जाता है. सो हम कह सकते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है. तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू. बी पार्ट है, ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज अ स्केलर. सो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट स्केलर होता है. जैसे हम यही वाला ले लेते हैं, एक वेक्टर ले लिया हमने, ए वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 3j कैप. तो ये कैसे बनेगा, ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा. ये ए वेक्टर हो गया, तो एक्स एक्सिस पे कितना चला 4, तो ये 4 चल जाएगा, यानी कि यहाँ पे पहुँचेंगे, और ये इस तरीके से 4 हो गया, और वाई एक्सिस पे चला है 3, तो यहाँ से इस तरीके से ये 3 चलेगा, तो हमारा ये बन जाएगा ए वेक्टर. अब इसके कंपोनेंट जब हम देखते हैं तो एक्स एक्सिस पे इसका कंपोनेंट एक्स क्या आ जाएगा, 4i कैप. वाई एक्सिस पे इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 3j कैप. हमसे पूछा जा रहा है कि किसी वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होते हैं. सो एक्स कंपोनेंट में आई कैप है, वाई कंपोनेंट में जे कैप है. क्या स्केलर क्वांटिटीज है, नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं. ठीक है, सो इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहें आई और जे दोनों में, तो हो जाएगा 0. ठीक है, 4i कैप प्लस का 0j कैप, 0i कैप प्लस का 3j कैप, 0i कैप प्लस का 3j कैप. तो ये जो ए वेक्टर है उसके दोनों कंपोनेंट जो आ रहे हैं वो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं. तो यहाँ पे एक जो वेक्टर है उसके दोनों कंपोनेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, सी पार्ट है, द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल. सो कहने का ये मतलब है कि जो पाथ लेंथ होती है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है. तो पहले हम कोई मूवमेंट बना लेते हैं, कोई पार्टिकल है, वो ये ए पॉइंट है, ए से चला. ठीक है, ए से चलने के बाद वो गया बी पॉइंट पे, बी से गया सी पे, सी से आया डी पे, और डी से आया ई पे. ठीक है, सो पाथ लेंथ क्या होता है, पाथ लेंथ. तो पाथ लेंथ अगर हम ए से ई तक की निकालें, ए से ई तक की, तो वो पूरी हो जाएगी. क्या हो जाएगी, पाथ लेंथ ए बी
प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। ठीक है, सो ये तो हमारी पाथ लेंथ हो गई। डिस्प्लेसमेंट अगर हम ए से ई के बीच में निकालेंगे, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो यानी कि ये जो 2 पॉइंट हैं ए और ई, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए ई। सो देखिए पाथ लेंथ कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, सब ऐड करके आएगी, और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ए ई इतना छोटा आएगा। सो पाथ लेंथ क्या होगी, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगी। सो जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पाथ लेंथ जो होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा भी अगर हम निकालें ए डी, ठीक है, ए और डी के बीच में कितनी पाथ लेंथ है, तो पूरा पाथ लेंथ जो निकालेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ठीक है, वो पाथ लेंथ हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट का निकलेगा सिर्फ ए डी, ये इसको हम पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे। सो ये ए डी आएगा, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए डी ये आएगी। सो विच विल बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट, विच विल बी लेस देन पाथ लेंथ, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो पाथ लेंथ से कम होगा। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है वो फॉल्स हो जाएगा कि पाथ लेंथ जो होती है, लिख भी लेते हैं, अच्छा, तो पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऑलवेज पाथ लेंथ ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ऑलवेज इक्वल नहीं होता है, सम टाइम इक्वल हो जाता है। कब इक्वल हो जाएगा, अगर हम ए और बी के बीच, पहले हम ए पे गए थे, ए से शुरू किए थे, फिर हम बी पे आए थे, ठीक है। सो ए और बी के बीच में जो पाथ लेंथ होगी वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ए और बी इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है बी। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या होगी, ए बी ही होगी। तो आइदर पाथ लेंथ निकालते हैं तो वो ए बी हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो भी ए बी हो जाएगी। सो पाथ लेंथ सम टाइम इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट के, और सम टाइम ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होती है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इट इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच विल बी फॉल्स। तो आंसर आ जाएगा हमारा फॉल्स। डी पार्ट है द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय द टाइम टेकन टू कवर द पाथ इज either greater or equal to the magnitude of average velocity of the particle over the same time interval। So क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि जो एवरेज स्पीड होती है वो either greater or equals to the magnitude of average velocity। So एवरेज स्पीड जो है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की या तो इक्वल होती है या ग्रेटर होती है। सो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो अभी हम प्रूव कर चुके हैं जो पाथ लेंथ, देखिए टाइम इंटरवल दोनों में सेम है, और पाथ लेंथ क्या होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होती है। सो टाइम दोनों में सेम है, तो एवरेज स्पीड भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि पाथ लेंथ ही इंपॉर्टेंट है, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन ही इंपॉर्टेंट है जब टाइम सेम है। तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का होता है। तो सेम रिलेशन एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी में हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी जो होगी एवरेज स्पीड विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। देखिए डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, अगर हम यहाँ पे देखें इसी में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो जीरो भी हो सकता है। तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, बट एवरेज स्पीड और पाथ लेंथ जीरो नहीं होता। कब, देखिए अगर हम ए टू ए देखें, ए से गए और फिर ए पे आ गए, सो पाथ लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, पाथ लेंथ पूरा ऐड करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए, ठीक है। सो वो पाथ लेंथ आएगी, काफ़ी सारी बड़ी वैल्यू आएगी। और जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ए से ए तक आने में, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ए से फिर ए तक आने में वो जीरो हो जाएगा। क्यों, डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। सो 2 पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो तो जीरो ही होगी ना, ए को फिर से ए पे ला रहे हैं। सो या हम डिस्प्लेसमेंट को दूसरे तरीके से भी निकालते हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल भी ए है इनिशियल भी ए है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, बट पाथ लेंथ कभी भी जीरो नहीं होगी। सेम रिलेशन यहाँ पे आता है, एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो हो भी सकता है। ई पार्ट है
3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव अ नल वेक्टर। सो 3 वेक्टर जो एक प्लेन में नहीं है वो कभी भी ऐड होके नल वेक्टर नहीं देंगे, यानी कि 0 वेक्टर नहीं देंगे। सो पहले 2 वेक्टर को हम ऐड करके देखते हैं। देखिए वेक्टर्स को कैसे ऐड किया था, वेक्टर एडिशन से हेड टेल मेथड के थ्रू। देखिए ये कोई ए वेक्टर हो गया और बी वेक्टर को, ये कोई बी वेक्टर हो गया, ठीक है, ये एक प्लेन में है। इनको जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, ये रिजल्टेंट आर हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी। अब हमसे कहा जा रहा है 3 वेक्टर अगर एक प्लेन में नहीं है, अगर सेम प्लेन में नहीं है तो उनको ऐड करने पे कभी भी 0 नहीं आएगा, ये ट्रू बात हो जाएगी। अब देखिए ये जो रिजल्टेंट आए इन 2 वेक्टर को, सो इसको 0 करने के लिए हमें तीसरा वेक्टर कहाँ चाहिए होगा, इस तरफ, ठीक है, इसके नेगेटिव डायरेक्शन में। तभी हम, ये क्या होगा, -r होगा। तभी जब हम इनको ऐड करेंगे तब हमें 0 मिलेगा, नल वेक्टर मिलेगा। अदरवाइज अगर कोई तीसरा वेक्टर इस प्लेन में नहीं आ रहा है, ये तो ये इस प्लेन में नहीं आते, ये जो प्लेन होते हैं आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप, के कैप, 3 डायरेक्शंस में होते हैं। सो जो तीसरा प्लेन होगा वो कहीं ऊपर रहा होगा, जिसमें कि जो इसका रिजल्टेंट होगा वो उसका नेगेटिव डायरेक्शन नहीं हो पाएगी उसमें। इन 2 वेक्टर के रिजल्टेंट की नेगेटिव डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा तभी हमें नल वेक्टर मिलेगा। बट अगर ये जो रिजल्टेंट है वो किसी थर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ गया मान लेते हैं, इधर को कहीं, सो वो हमें नल वेक्टर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो ये जो आर हमारा आया है इसकी नेगेटिव डायरेक्शन नहीं होगी। आई होप समझ आया होगा। फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर 3 वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ सेम प्लेन, तो ये एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये पूरा क्या है, बोर्ड हमारा एक्स वाई प्लेन है, और तीसरा जो प्लेन होगा वो जेड प्लेन होगा, ठीक है। इस तरीके से बोर्ड के ऊपर का जो भी प्लेन होगा वो जेड प्लेन होगा। तो क्वेश्चन है, अगर 3 वेक्टर्स आर नॉट लाइंग इन अ सेम प्लेन कैन नेवर ऐड अप टू गिव अ नल वेक्टर। तो 3 वेक्टर अगर एक प्लेन में नहीं है तो उनको कभी भी ऐड करके हम नल वेक्टर नहीं दे पाएंगे। सो 2 वेक्टर हमने ले लिए सेम प्लेन में, तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इनको हमने ऐड किया वेक्टर एडिशन से। सो हेड टेल मेथड से, इसका हेड इसका टेल, और यहाँ पे आर वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। इसका नल वेक्टर जो आएगा वो आर के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, जो कि इसी प्लेन में होगी। बट ये जो आर है, अगर हम इसको तीसरे प्लेन में ले लें एक्स और वाई के अलावा, यानी कि इधर को जाए आर, इधर को आए आर, इधर को आए, किसी अदर प्लेन में आता है, तब हमें नल वेक्टर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आर की नेगेटिव डायरेक्शन नहीं होगी। इसको दूसरे तरीके से अगर समझें, इसको अगर हम ऐसे समझें एक्स वाई और जेड डायरेक्शन से, सो एक वेक्टर हमारा एक्स वाई प्लेन में है, दूसरा वाई जेड प्लेन में है और तीसरा जेड एक्स प्लेन में है। सो ये कभी भी हमारे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, इनका रिजल्टेंट हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तीनों वेक्टर अलग अलग प्लेन में है, तो हमें नल वेक्टर नहीं मिलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ट्रू फॉल्स है तो हो जाएगा ट्रू।